सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय गणित दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस गणित दिवस के अवसर पर हम जाने अनजाने में वर्तमान समय का सबसे बड़ा जुर्म करने वाले हैं। उससे यदि किसी को ठेस पहुंचे तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। हम हमारे देश के अपलिफ्टमेंट की बात करने वाले हैं। The biggest crime of modern time, talking about the upliftment of our country. आज हम सभी यहाँ नेशनल मैच डे सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं, परंतु हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आज तक हमने जितनी भी गणित सीखी है, जितनी भी 5-10% गणित सीखी है, उसको वर्तमान में मौजूद समस्याओं को समझकर एक गणितीय दृष्टिकोण से अपने देश के अपलिफ्टमेंट की बात करें। जिसके लिए ऐसी कई समस्याएं हैं इस देश की। हमारी प्रेजेंटेशन में हम 4 से 5 समस्याएं और एक मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट को एक्सप्लेन करने वाले हैं, और यही सर रामानुजन को वास्तविक श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके विषय और उससे मिलने वाले ज्ञान की सहायता से अपने आसपास के लाइफ और कंट्री को और बेहतर करने का प्रयास करें। बस इस चीज से पहले हम एक डिस्क्लेमर दे देना चाहेंगे छोटा सा। कृपया कर जब तक ये स्पीच चले, कृपया कर आप सिर्फ एक हिंदुस्तानी नागरिक के तौर पर इस स्पीच और इस प्रेजेंटेशन को समझिएगा। आप जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, आपका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव जो भी हो, आप लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हो, राइट विंग को सपोर्ट करते हो, आप किसी भी कम्युनिटी से हो, सिर्फ जब तक ये स्पीच चले उस समय तक अपने मन में सिर्फ ये तिरंगा रखिएगा, क्योंकि जिसके मन में ये तिरंगा रहेगा वो बिल्कुल हमारी बात को समझने की कोशिश करेगा। देखिए, मैथमेटिकल एनालिसिस, अनवीलिंग अनसीन ट्रुथ्स। देखिए, सबसे पहली बात, करप्शन का मैथमेटिकल लॉजिक क्या है? सबसे पहली बात, करप्शन एग्जिस्ट क्यों करता है? करप्शन हटाने के तरीके छोड़िए, करप्शन एग्जिस्ट क्यों करता है? आज तक जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को करप्शन करते पकड़ा गया है, किसी भी विभाग के, जब उनसे पूछा गया है कि सर आपको रिश्वत लेने की जरूरत क्या है, आपकी 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की सैलरी है, आपको सरकारी क्वार्टर्स मिलते हैं, आपको व्हीकल फैसिलिटी मिलती है, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है जो आपको एक्स्ट्रा रिश्वत लेना पड़ रहा है, वो भी अपनी ही सैलरी का लगभग 5-10%। तो जितने भी लोग ये पकड़े गए हैं, उनका एक कॉमन कारण रहा है कि सर हमें ये पैसा अपने ऊपर देना पड़ता है। समझिए ये बात को, हमें ये पैसा अपने ऊपर भेजना पड़ता है। तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर की कंप्लेंट भी कर देंगे करप्शन करते हुए, उससे यही एक्सक्यूज मिलेगा आपको। फिर आप उसके ऊपर जाएंगे तो वो भी यही कहेगा कि हमें ऊपर देना पड़ता है, उसके ऊपर जाएंगे तो वो भी यही कहेगा। तो ये जो चेन है करप्शन की, ये बीच में से कहीं तोड़ के कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए 10 लेवल में जा रही है ये चेन, यहां देखिए, इस लेफ्ट वाली इमेज को देखिए। मान लीजिए 10 लेवल में जा रही है चेन, विलेज लेवल से लेकर टाउन लेवल से फिर डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, सब डिवीजन लेवल होते हुए सबसे टॉप तक जा रही है। यदि बीच में किसी एक व्यक्ति की आप कंप्लेंट भी कर देंगे, उस व्यक्ति को सस्पेंशन भी मिल जाएगा, उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति भी आ जाएगा, तो उस व्यक्ति, और वो व्यक्ति यदि ईमानदार हुआ, जिसने रिश्वत नहीं ली, तो भी ये चेन नहीं टूटने वाली है, क्योंकि उसको ऊपर से प्रेशर आता रहेगा, उसको मजबूरी में ये करना ही पड़ेगा। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका बस यही है कि यदि इस चेन का जो टॉप टायर है वही प्रेशर डालना बंद कर दे। इसका मैथमेटिकल एनालिसिस देखिए, हम सभी ने सेकंड सेमेस्टर में, एमएससी सेकंड सेमेस्टर में, जो भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं जिनने पढ़ा होगा, एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर ग्राफ थ्योरी आती है, उसमें एक टॉपिक था डायरेक्टेड ग्राफ का। क्या होता है डायरेक्टेड ग्राफ? डायरेक्टेड ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें एजेस के पास एक यूनिक डायरेक्शन होती है, एक यूनिक डायरेक्शन होती है जो एक सोर्स वर्टेक्स की तरफ जाती है, जिसे हम सिंक टॉप बोलते हैं। तो इस डायरेक्टेड ग्राफ में सारी की सारी जो सब ब्रांचेस हैं वो सब एक यूनिक डायरेक्शन में ही जा रही हैं ऊपर साइड, और ये जो सिंक टॉप है, यहां पर जाकर ये चेन खत्म होती है। तो यदि इस ग्राफ को हमें ब्रेक करना है तो ये सबसे ऊपर से ही करना पड़ेगा। अब इस ग्राफ में, इस डायरेक्टेड ग्राफ में, इस राइट साइड वाले ग्राफ में और इस लेफ्ट वाले करप्शन चेन में अगर आपको थोड़ी सिमिलरिटी दिख पा रही हो तो आप गौर करिए, क्योंकि ये जो राइट साइड वाला ग्राफ है, इसके ऊपर का जो टॉप है उसको शायद हम ना तोड़ पाए, लेकिन जो लेफ्ट वाली करप्शन चेन का टॉप है उसको तोड़ना हमारे हाथ में है। क्यों? क्योंकि इस करप्शन चेन में भी जो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर तो आप है ना, उसको चूज तो आपने किया है। इससे ज्यादा हम नहीं समझा सकते, आप समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। उस ऊपर टॉप वाले व्यक्ति को चूज तो आप ही ने किया है। अब कुछ लोग कहेंगे तो क्या करें, ब्ला 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 कर दें ताकि ब्ला 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 हो जाए। ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी आपके पास चूज करने का कोई ऑप्शन हो तो आपको क्या करना है, आपको सबसे अच्छे को नहीं चुनना है, अच्छा तो क्योंकि कोई ना मिले, जो सबसे बुरा है पहले उसको हटाइए, उसके बाद जो कम बुरा है उसको हटाइए, ऐसे करते हुए जो सबसे कम बुरा मिले, अपने दिल पे पत्थर रख के बोलिए कि जाओ तुम ही को चुना। हमें सबसे अच्छे को नहीं चुनना है, हमें सबसे कम बुरे को चुनना है। अच्छा तो शायद हमें कोई ना मिले, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। तो समझिए ये बात।
के बाद अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं पॉवर्टी। ध्यान से समझिएगा, पॉवर्टी को हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, बहुत से लोग तो डिसएग्री करते हैं इस बात पे कि गरीबी एग्जिस्ट ही नहीं करती। सॉरी, देखिए, हमने अपनी लाइफ में एज अ स्टूडेंट जिस काम पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया है वो ये है कि हमने अपनी लाइफ में हर स्टेप पर हमारे टीचर्स को बहुत ध्यान से सुना है। हमारे क्लास 9th के एक कंप्यूटर वाले टीचर थे, सुनील उपाध्याय सर। वो हमेशा कहते थे कि एक अशिक्षित व्यक्ति से ज्यादा जहरीला व्यक्ति एक अर्धशिक्षित व्यक्ति होता है। जो कुछ नहीं जानता वो तो कुछ नहीं जानता, उसमें दिक्कत नहीं है। जो बहुत कम जानता है वो अपने अर्ध ज्ञान को जस्टिफाई करने के लिए उसमें कोई भी कुतर्क, कोई भी मूर्खताएं जोड़ देगा। जो लोग किसी भी तरीके से सियासत की कमियों को छुपाने के लिए पॉवर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसके लिए जो सबसे बड़ा तर्क देते हैं वो ये तर्क देते हैं, देखिए ध्यान से, कि एवरेज इनकम तो हमेशा बढ़ती जा रही है। ये आपको नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे एवरेज इनकम बढ़ती जा रही है, औसत आय बढ़ती ही जा रही है। अगर पॉवर्टी एग्जिस्ट करती होती तो ये औसत आय कैसे बढ़ती? देखिए ध्यान से, मैथमेटिकल एनालिसिस। लोगों को ये पता नहीं होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि एवरेज जो है वो एक बहुत ही मिसलीडिंग स्टैटिस्टिक्स है, एक बहुत ही झूठा आंकड़ा है। एवरेज, जिनने हल्का सा भी 7th 8th या 10th तक एवरेज को गौर से पढ़ा है, उनको ये पता होगा कि एवरेज जो है उसकी ये कमी है कि वो तो तब भी बढ़ जाएगा जब डेटा पॉइंट्स में से कुछ चंद डेटा पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएं। एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लीजिए 10 लोग हैं, 9 लोगों के पास 1-1 रुपया है, एक आदमी के पास 91 रुपया है। एवरेज कितना आ गया? देखिए ध्यान से, एवरेज आया 10 रुपए। अब आप अगर ये शो कर देंगे कि 10 की औसत आय है, तो ये कितना बड़ा झूठ है। 9 ऐसे लोग हैं जिनके पास 1-1 रुपया है जो 10 से बहुत कम है। एक आदमी ऐसा है जिसके पास 91 रुपया है जो 10 से बहुत ज्यादा है। समझिए ये बात, पर हमें शो ऐसा किया जा रहा है कि 10 की एवरेज आए। देखिए, अब मान लीजिए कि ये 9 लोगों के पास 1-1 रुपया ही रहा, पर ये जो व्यक्ति है इसके पास 91 की जगह 191 रुपया हो गया। अब देखिए इस समय जो एवरेज इनकम होगी वो कितनी शो होगी? वो 20 शो होगी। तो ये एवरेज की या मीन की एक कमी है कि वो एक डेटा पॉइंट की इंक्रीज होने पे भी पूरा ओवरऑल रिजल्ट बिगाड़ देता है। 10th क्लास में हम लोगों ने मीन की इस कमी को पढ़ा था, और मीन की ये कमी है, एवरेज की ये कमी है, इसलिए तो हम मीडियन और मोड निकालते हैं। जो भी व्यक्ति, सच बोल रहे हैं हम, जो भी व्यक्ति अपने सब्जेक्ट्स को, खासकर लॉजिकल सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ेगा, चाहे वो एसएसटी के द्वारा आपको बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नियम हो, चाहे मैथ्स के द्वारा बताई गई लॉजिक्स हो, वो किसी भी तरीके से किसी भी पैमाने पर बेवकूफ नहीं बन सकता, ना राजनेताओं के द्वारा, ना किसी बाबाओं के द्वारा। अगला टॉपिक देखिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो एवरेज इनकम का एक्सक्यूज दिया जाता है ये एक मिसलीडिंग स्टैटिस्टिक्स है। इसके बाद जब आप पिछले कई सालों का ग्रोथ रेट का डेटा उठाकर देखेंगे, सिर्फ इस देश का नहीं, हर देश का, तो आप ये पाएंगे कि जो बॉटम 30% है उनकी इनकम ग्रोथ रेट भी बॉटम में है। इसका मतलब जिस रेट से, इसको यदि हम फिजिक्स की भाषा में बोलना चाहें तो द रेट ऑफ ग्रो ऑफ इनकम इज प्रोपोर्शनल टू इनकम इटसेल्फ। मतलब जिस रेट से एक गरीब आदमी मिडिल क्लास बनेगा, उससे कई गुना ज्यादा तेज रेट से एक अमीर आदमी रईस बनेगा। इसी बात को आप जब मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे, यदि इनकम को हम आई बोलें और उसके ग्रोथ रेट को डी आई अपॉन डी टी बोलें, तो डी आई अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आई। ध्यान से समझिए, आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, 12th का बच्चा भी कर सकता है। तो एंड में जो रिजल्ट आता है आपके पास, देखिए हाईलाइटेड रिजल्ट, कि जो इनकम है वो टाइम का एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और जब कोई चीज एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है तो वो कैसे ग्रो करती है? जो चीज छोटी रहती है वो धीरे ग्रो करती है, और जो चीज बड़ी रहती है वो तेज ग्रो करती है। जिसने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ गौर किया होगा उसे ये पता होगा। ऐसा समझिए, मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 2 रुपया है और एक के पास 10 रुपया है। अभी दोनों के बीच में अंतर जो है वो 8 रुपए का है। अब मान लीजिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई, स्क्वायर हो गया दोनों का। तो जो गरीब व्यक्ति था उसके पास इनकम हुई 4 रुपए, और जो अमीर व्यक्ति था उसके पास इनकम हुई 100 रुपए। अब अंतर कितने का है? 96 का। यानी इनकम ग्रोथ रेट बढ़ जाने के बाद भी डिफरेंस पड़ गया। तो यदि इस तरीके का बिहेवियर इनकम ग्रोथ रेट में रहा, एक्सपोनेंशियल बिहेवियर, तो जो गरीब और अमीर के बीच का डिफरेंस है वो हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा। इसमें ये जो एवरेज में जो हमने एग्जांपल दिया था कि जिस व्यक्ति की इनकम 91 से 191 हो गई है, ये इस देश के टॉप 5% रिच लोग हैं। समझिए ये बात। एक का तेल आपकी गाड़ी खाती है, दूसरे का तेल आप खाते हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। हमें शर्म भी नहीं आती ये बात बोलने में कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन देते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही प्यारी बात है, लेकिन इसका मतलब क्या है? समझिए कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने का तक पैसा नहीं है। जब देश आजाद हुआ था तो हम बिल्कुल मानते हैं कि उस समय देश की स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ फ्रीबीज देने की जरूरत पड़ती, लेकिन हमारा एक मेन इंटेंशन ये होना चाहिए कि जल्द से जल्द इन चीजों की जरूरत ना पड़े इस देश को, ये देश अपने ही पैरों पर इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सके। आज यदि कोई पॉलिटिशियन आपसे ये बोलता है कि हम इस देश को, हम आपको 5 किलो राशन देंगे, उसका अपोजिशन बोलता है हम 10 किलो राशन देंगे, कोई भी होशमंद व्यक्ति होगा जिसके मन में ये होगा, जिसके मन में ये सच में होगा, जो इसकी, हमारे देश की भलाई के बारे में
हमेशा जागरूक होगा, जो सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन इस देश को याद ना करता होगा, वो इन दोनों से पूछेगा कि सर आप अगले 5 साल में ऐसा क्या करने वाले हैं कि 80 करोड़ की संख्या घट के 65 करोड़ हो जाए। पर जिस देश में पर हम ये सवाल पूछेंगे तो हमें देशद्रोही बोल दिया जाएगा, क्योंकि सवाल पूछना देशद्रोह का पर्याय बन गया है। जिस देश में सवाल पूछना देशद्रोह का पर्याय बन गया हो, उस देश में क्या सर रामानुजन जैसे वैज्ञानिक और गणितज्ञ और पैदा हो सकेंगे? क्योंकि विज्ञान और गणित की शुरुआत तथ्य से होती है। तथ्य पर उठाए गए सवाल से तर्क तक पहुंचना विज्ञान और गणित कहलाता है। तथ्य से शुरू करके तर्क के मार्ग पर चलकर सत्य तक पहुंचना विज्ञान और गणित कहलाता है। हम तथ्य लेकर आते हैं तो हमें देशद्रोही बोल दिया जाता है, और फिर हम बोलते हैं कि हमें नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिलता। थोड़ा गौर कीजिए कि यदि, सुनिएगा ध्यान से, यदि सरकारों की, कोई भी सरकार की, किसी की आजादी के बाद से लेकर आज तक की जितनी भी सरकारें हैं सभी की, यदि गरीबों की सहायता करना ही अच्छी सरकार होने की निशानी है, तो इन सरकारों की अच्छाई बचाए रखने के लिए तो गरीबों का होना भी बहुत जरूरी है। समझिए इस बात को। तो कहीं आपने जान करके इस तरीके का ट्रैप बना के तो नहीं रखा कि गरीब गरीब बना रहे और इस रैट रेस में फंसा रहे, ताकि वो कभी रिवॉल्ट ना करे, कभी सवाल ना पूछ सके। एक तो शुरुआत से इन सरकारों में से किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि जल्द से जल्द गरीबी को खत्म करना है। उसके बाद इन्हीं की नाकामयाबी को छुपाने के लिए इन्होंने मुफ्त राशन का पर्दा निकाल दिया। ये सियासत ऐसे आवाम पर एहसान करती है, ये पहले आंखें छीन लेती है और फिर चश्मे दान करती है। इफ यू नो यू नो। देखिए, और दूसरी बात, ये जो मुफ्त राशन है, अगर ये सच में उन लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है जिनके पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर ये सच में उनके पास पहुंच रहा होता जिनके पास पहुंचना चाहिए, तो हमें आज भिखारी नहीं दिखते। दूसरी बात, ये जो हमने इनकम ग्रोथ रेट की बात बताई, जिसमें हमने बताया कि इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ग्रोथ। पता है, अपने देश के पीछे होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अज्ञानता बहुत नॉर्मलाइज्ड हो गई है। अब इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ग्रोथ, मतलब आय जो है वो आय की वृद्धि दर के समानुपाती है। इस बात को हमारे तथाकथित बड़े बुजुर्गों ने कहावत बना दिया है कि पैसा कमाने के लिए पैसा लगता है। जिस चीज में हमारा कोई हाथ भी नहीं है, उस चीज को कहावत बना के डाल दिया। ये देखिए, हम अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि अपने से उम्र में बड़े लोग जरूरी नहीं है हमेशा सही ही बोलें। बहुत सी गलत शिक्षाएं देते हैं वो। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए, ऐसी सब फालतू की कहावत है। जितनी चादर है, यदि आप उतने ही पैर पसारेंगे तो आप कभी चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। आपको बड़ी चादर खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ा जहरीला व्यक्ति ये है जो इस तरीके की बात करेगा कि इंसान का सब कुछ यहीं छूट जाना है, साथ में कुछ नहीं जाना है। आपके पास यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति, पहले नंबर उससे दूरी बनाइए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार से सॉरी, ये एक प्रकार से अपनी सक्सेस लाइफ ना रहने का कुतर्क है। इसी व्यक्ति से पूछिए आप, जो ये कहावत बोलता है कि सब कुछ यहीं छूट जाना है, कुछ भी नहीं जाना है साथ में। इससे पूछिए, आपको अपना ही जीवन दोबारा जीने का मौका मिलेगा तो आप वैसे ही जिएंगे या कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे? वो कहेगा इंप्रूवमेंट करेंगे। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप अच्छा खाना मत खाइए, हेल्दी खाना मत खाइए, एक्सरसाइज मत कीजिए, पानी मत पीजिए, क्योंकि उसके बाद भी आपको एक दिन मर ही जाना है। ये क्या बात हुई? ये सब करने के बाद भी आप अपनी मृत्यु को बेहतर बना सकते हैं ना। ये इस देश में नहीं, हर देश में चलता है। दूसरे देश के जैसे यहाँ चलता है कि कुछ भी साथ नहीं जाना है, सब यहीं छूट जाना है। विदेशों में क्या चलता है? ये ऑल आवर ग्रेव्स आर ऑफ द सेम साइज, ऑल आवर ग्रेव्स विल बी ऑफ द सेम साइज। हम सभी की कब्र एक सी साइज की रहेगी, जो गरीब की होगी, जो अमीर की होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसी चीज का एक सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है। आपने पिरामिड्स देखे हैं, वो कब्र है, वो असलियत में वहां के राजाओं की कब्र है। तो पहली बात तो ये बात पोटेंशियली भी गलत हो गई, और दूसरी बात ये भी एक एक्सक्यूज ही है अपनी अनसक्सेसफुलनेस को छुपाने का। तो जरूरी नहीं है कि हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वजों ने जो बातें कही हैं, जो परंपराएं प्रथाएं चलाई हैं, वो सही ही हों। अगर पूर्वजों के द्वारा मानी गई सारी प्रथाएं रीतियां सही ही होती, सुनिए ध्यान से, तो शब्दकोश में कुरीति जैसा कोई शब्द नहीं होता और कुप्रथा जैसा भी कोई शब्द नहीं होता। हमारे पूर्वजों ने क्या क्या बदतमीजियां मान के रखी है। उन्होंने एक टाइम पे धर्म के नाम पे औरतों को जला दिया था। और मैक्सिमम आप यदि ये कहेंगे कि तो क्या सारी प्रथाएं कुप्रथाएं होंगी या कुरीतियां होंगी? मैक्सिमम प्रथाएं कुप्रथाएं और कुरीतियां ही होंगी। क्यों? क्योंकि जिस समय की चल रही है उस समय शिक्षा का अभाव था, और शिक्षाहीन चीज सिर्फ पाखंड ही रहती है। आगे देखते हैं। देखिए, एक मिसोजिनिस्टिक क्लेम, एक नारी द्वेष का क्लेम, कि जो बहुत नॉर्मलाइज्ड जोक बन चुका है। आपने ऐसे अगर 10 रील्स देखेंगे तो हर दूसरी तीसरी रील में ऐसा आ जाएगा कि कोई लड़की है, वो स्कूटी चला रही है और उतनी प्रोफेशनली नहीं चला पा रही, उसने इधर उधर जाकर उसको टकरा दिया और फिर उसका खूब मजाक बना, सबने मजाक उड़ाया, इवन लड़कियों ने भी। सबसे पहली बात, इसको मैथमेटिकली आप एनालाइज कीजिए। आप इस चीज को यदि ये टाइटल देते हैं,
आप जरा ये गौर कीजिए कि उसको स्कूटी मिली किस टाइम है। हम छोटे से 5th 6th में होते हैं और हमें हमारे पिताजी की बाइक को ले जाना अलाउड होता है यदि हमारी हाइट उस टाइम पहुंच चुकी हो तो। उनको गाड़ियां मिलती भी 9 10th के अराउंड है, बहुतों को तो गांव में इस टाइम भी नहीं मिलती हैं कोचिंग वगैरह जाने के लिए। तो हमारे और उनके एक्सपीरियंस में ही बहुत समय का अंतर है। जिस समय आप ये क्लेम कर रहे हैं उस समय उनने गाड़ी चलाई है 600 किलोमीटर, आप गाड़ी चला चुके हैं 60,000 किलोमीटर। ये लाजमी बात है कि एक्सपीरियंस जिसके पास ज्यादा होगा वो उसके पास प्रोफेशनलिज्म भी ज्यादा होगा। क्लास 8 में डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन करके एक टॉपिक है उसका लॉजिक लगाइए। एक्सपीरियंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोफेशनलिज्म। लाजमी बात है कि यदि हमारे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है तो हमारे पास प्रोफेशनलिज्म भी ज्यादा होगा। और दूसरी बात, अगर आप इस चीज को गौर करें, एक्टिवा सीरीज लॉन्च हुई इस देश में लगभग 2003 के आसपास और व्हीकल हमेशा मेल डोमिनेटिंग फील्ड ही रहा है, आज से नहीं हमेशा से। आप उस समय को याद कीजिए, शुरुआत से जब हम बैलगाड़ी के पास थे, फिर घोड़ा गाड़ी पर आए, उसके बाद हम ये जो बाइक्स इंट्रोड्यूस हुई मोटर बाइक्स, उसमें हीरो को लूना से लेके चैंप राजदूत से लेके कार बाइक, सबसे पहली बाइक 1985 में हीरो होंडा की डबल एस आई थी, पहला हीरो होंडा का कंबाइंड प्रोटोटाइप इंजन रूप, जिसमें हीरो के द्वारा बॉडी दी गई थी और होंडा के द्वारा इंजन दिया गया था। हमेशा से जिस भी समय से व्हीकल फैसिलिटी चालू हुई है, हर समय ये मेल डोमिनेटिंग फील्ड ही रही है। मेन बात ये है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति पर ये टिप्पणी करते हैं कि आपको बराबरी का मौका देने के बाद भी आप आगे नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस मौके को दिए हुए कितना समय हुआ है। आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट, वो किस बेसलाइन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको गौर कीजिए एक बार। यही बदतमीजी, यही क्लेम मिसोजिनिस्टिक लोग देते हैं, और जो आदमी मिसोजिनिस्टिक है वो निसंदेह कास्टिस्टिक भी होगा। जो आदमी लड़कियों के लिए ये क्लेम करता है कि इनको बराबरी का मौका देने के बाद भी देखो ये उतने प्रोफेशनल राइडर्स नहीं बन पाए, यानी मौका डिजर्व ही नहीं करते थे, वही आदमी ये कास्टिस्टिक क्लेम भी करता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको रिजर्वेशन देने के बाद भी जो टॉप टायर है वो तो जनरल कैंडिडेट का ही है ना। ये रिजर्वेशन के विपक्ष में एक कुतर्क खड़ा हो जाता है, और हम जनरल कैंडिडेट हैं, हम प्योर जनरल कैंडिडेट हैं। पर हम ये बात जानते हैं, इसलिए हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। कौन सी बात? इस मानसिकता को नहीं कि ये एक कुतर्क है, इस बात को। जो आदमी मिसोजिनिस्टिक है वही आदमी निसंदेह कास्टिस्टिक भी होगा। ये सच है, ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आपके मन में किसी एक प्रकार का जहर घुल जाता है तो 10 और जहर को अट्रैक्ट करता है। जो आदमी मिसोजिनिस्टिक होगा वो जातिवादी भी होगा, कास्टिस्टिक भी होगा, वो कास्टिज्म के सपोर्ट में होगा लेकिन रिजर्वेशन के अपोज में होगा, वो गांधी को बुरा बोलता होगा, वो गोडसे को अच्छा मानता होगा। ये सारे जहर एक साथ कोलिनियरली चलते हैं, इसलिए यदि इनमें से कोई एक भी हटता है तो बाकी सब हट जाते हैं। महिलाएं उसके यहाँ किसी भी उच्च शिखर तक नहीं पहुंच पाई होंगी कल्चर के नाम पे। और दूसरी बात, रही बात रिजर्वेशन की, तो ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आपने किसी के पैर पे हथौड़ा मारते रहे 3000 साल तक, और उसके बाद जब इस चीज का न्याय हुआ तो जो रेस लगाई गई उसमें ये डिसाइड हुआ कि जिसके पैरों पर हथौड़ा मारते रहे हैं आप, उसको 10 कदम दौड़ना है जीतने के लिए, और आपको 100 कदम दौड़ना है। समझिए ये बात। और जो 100 कदम वाला है वो कह रहा है ये भेदभाव है, जबकि जो 10 कदम दौड़ने वाला है उसके स्वस्थ पैर होने के बाद भी वो नहीं दौड़ पा रहा है पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि शुरुआत से उसकी संस्कृति ऐसी रही है, उसके माँ बापों की शिक्षा ऐसी रही है कि वो बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे हमारे पैर तो टूटे ही हुए हैं। इस देश में एज अ जनरल कैंडिडेट हम वास्तविकता में उस दिन रिजर्वेशन का विरोध करेंगे जिस दिन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की टॉप रैंक्स पर जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी चारों वर्गों के लोग दिखाई दें। उस दिन हम कहेंगे कि वास्तविक इक्वालिटी आ चुकी है। उस दिन जो दलित वर्ग है वो खुद रिजर्वेशन छोड़ देगा। जिस दिन इस देश का अपर कास्ट कास्टिज्म को छोड़ देगा, उस दिन इस देश का सो कॉल्ड लोअर कास्ट रिजर्वेशन छोड़ देगा। नेक्स्ट टॉपिक। और दूसरी बात, ये जो जेंजीज हैं जो इस तरीके की मेंटलिटी, मिसोजिनिस्टिक मेंटलिटी, ये जो आजकल की फिल्मों से सीख के आ रहे हैं, आपने उन फिल्मों को भी तमीज से नहीं देखा है। चाहे जो एनिमल हो, केजीएफ हो, जो भी फिल्म से आप ये सीख पा रहे हैं, अगर आप उन फिल्म का एंडिंग फाइट सीन गौर करें तो आपको ये पता चलेगा कि उसमें एक ऐसा हिस्सा जरूर रहता है जिस समय विलन के पास डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक रहता है, विलन के पास मौका रहता है मार देने का, और हीरो जो है वो निशस्त्र होता है, फिर भी हीरो उसको बाकायदा मौका देता है। ये एक आप ही के द्वारा परिभाषित अल्फा मेल की पहचान है कि हमें दिख रहा है कि सामने वाला निहायती एक रक्त पिपासु जानवर है, एक विलन है फिल्म में, फिर भी हम उसको बराबर मौका दिए बिना स्वयं को बेहतर साबित नहीं करेंगे। ये फिल्म सिखा रही है। और आपने अपने ही देश की आधी आबादी को बिना बराबरी का मौका दिए स्वयं को बेहतर साबित कर दिया। ये सीधे सीधे आपके पुरुषत्व पर भी चोट है या नहीं?
इतनी ही प्रॉब्लम्स का आज डिस्कशन रखते हैं। हमने जितना हो सके वर्तमान में मौजूद समस्याओं को गणितीय तर्क से जोड़ने की कोशिश करी और उनको गणितीय दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करी, जितना भी हमने 5-10% मैथ सीखी है आज तक की। हो सकता है कि किसी को ये बात समझ में ना आई हो। क्यों? क्योंकि हमारे मन में एक छवि बनी हुई है कि श्रद्धांजलि तो एक खास तरीके की ही दिखती है, कि जिस भी व्यक्ति को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम उसी के जीवन पर बोलें। बजाय इसके हमने आज चूज़ किया कि हमने उनकी ब्रांच से क्या सीखा, हम उस पर बोलने की कोशिश करें। बजाय इस बात पे कि हम उनकी जीवनी से सीखें, हम उस चीज़ से सीखेंगे जिस चीज़ के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया, वो हमारी गणित है, हमारा सब्जेक्ट है। तो ये श्रद्धांजलि देने के भी अपने-अपने तरीके होते हैं। हमने इस स्लाइड का दूसरा तरीका अपनाने की कोशिश की है। जिनको समझ में आया होगा वो अच्छी बात है। और जिन्होंने जो सच में मैथ्स के प्रेमी हैं, उनको हम दिल से एक होमवर्क देना चाह रहे हैं। देखिए ध्यान से सुनिए। 7 मिलेनियम प्रॉब्लम्स के बारे में आपने सुना होगा। क्या है 7 मिलेनियम प्रॉब्लम? देखिए ध्यान सुनिए। जिस प्रकार 100 वर्ष के ग्रुप को सेंचुरी बोलते हैं, उसी प्रकार एग्जैक्ट 1000 वर्ष के ग्रुप को 1 मिलेनियम बोलते हैं। पिछले 1000 सालों की जो टॉप 7 सबसे हार्डेस्ट मैथमेटिकल और फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनका नाम 7 मिलेनियम प्रॉब्लम्स है, जो आपके सामने रखी हुई हैं। इन्हें सॉल्व करने की जिम्मेदारी दी गई है क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसकी वेबसाइट नीचे मेंशन हो रही है। बहुत पहले ये सब डिजाइन कर लिया गया था, उसका सन आप देख लीजिएगा। इन प्रॉब्लम्स को जो भी व्यक्ति सॉल्व करेगा, पर प्रॉब्लम पे $1 मिलियन का प्राइस है और फील्ड्स मेडल अवार्ड है, जो कि मैथ्स के नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट है। मैथ्स में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, उसी के इक्विवेलेंट फील्ड्स मेडल मिलता है। इन सारी प्रॉब्लम्स में जैसे रिमन हाइपोथेसिस है, आपके लिए होमवर्क यह है, आपको इन सारी प्रॉब्लम्स को एक बार पढ़ना है कि ये किस तरीके की प्रॉब्लम है और इन पे विचार करना है। ये वास्तविक श्रद्धांजलि होगी सर रामानुजन को, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैथ्स वाले नहीं करेंगे ये, तो कौन करेगा आगे? ये बहुत प्यारी-प्यारी प्रॉब्लम्स हैं, इनके सॉल्यूशंस सोचिएगा आप, इन प्रॉब्लम्स पे विचार करिएगा। जैसे इनमें पहली प्रॉब्लम रिमन हाइपोथेसिस है, इसपे तो बहुत से जोक्स भी बने हैं। एक जोक है कि एक शिप है जिसमें बहुत से मैथमेटिशियंस हैं। वो शिप डूबने वाली है, तो एक मैथमेटिशियन बोलता है कि हम फोन करके क्लेम कर दे रहे हैं कि हमने रिमन हाइपोथेसिस सॉल्व कर दिया, इस कारण से हमारा नाम हो जाएगा। इस स्तर की कठिनता है इस प्रॉब्लम की। वो तो हमारे पास समय नहीं मिल पाया, कुदरत का मंजूर नहीं था, इसलिए सॉल्यूशन हम शाम को सामने नहीं रख पाए, लेकिन हमारा नाम हो गया। इन 7 प्रॉब्लम्स में से अभी तक सिर्फ एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला है। ये जो सामने प्रोफेसर आपको दिख रहे हैं, रशियन प्रोफेसर ग्रिगोरी पेरेलमैन द्वारा, पार्डन फॉर द प्रोनंसिएशन, इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जिसके लिए इनको $1 मिलियन का प्राइज और मैथ्स में फील्ड्स मेडल ऑफर किया गया था। ये आप देख सकते हैं कि सन 2010 के आसपास की बात है। इन्होंने शायद 2003, 4, 5 के आसपास सॉल्व करना शुरू किया था। इसका अच्छा खासा सॉल्यूशन इन्होंने, ये जो लास्ट वाली प्रॉब्लम है पॉइंट केयर कंजेक्टर, इसको सॉल्व किया था। इसका सॉल्यूशन इनके द्वारा प्रेजेंट किया गया है, लगभग 900 पेज का सॉल्यूशन है, लगभग एक बार आप एग्जैक्टली देख लीजिएगा। पर इन्होंने इस प्राइस को रिजेक्ट कर दिया। आज की डेट में देखिए लिखा है, आज की डेट में $1 मिलियन प्राइस जो है वो 8,95,77,350 रुपीज के बराबर है। इन्होंने इस प्राइस को रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि हमने ये प्रॉब्लम हमारे सब्जेक्ट के प्रति प्रेम और श्रद्धा के तौर पर सॉल्व की है, ना कि किसी प्राइस के लालच में। ये चाहिए आज के समय। ये मानसिकता जिस दिन डेवलप हो जाएगी ना इस देश में, तब हम कहेंगे कि सच में रामानुजन जैसे और भी व्यक्ति हो सकते हैं। ये मेंटालिटी इस देश में होना चाहिए। हमारा आग्रह है कि आप इन सारी प्रॉब्लम्स को एक बार गौर करिएगा। आज जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और सिचुएशन को हमारी मैथ्स के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिससे आपके मन में मैथ्स के प्रति थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल पर्सपेक्टिव क्रिएट हो। एक मैथमेटिकल माइंडसेट क्रिएट हो आप सभी के मन में। ये नेशनल मैथ्स डे की हमारे ख्याल से समापन करते हैं हम। इसी के साथ हमारी स्पीच यहीं तक थी। होप आप सभी को समझ में आई होगी। जो भी गलती, हालांकि हमें लगता तो नहीं हुई होगी, लेकिन यदि आपका सुपरस्टिशन, आपका पाखंड, आपका ईगो हमारे द्वारा प्रेजेंटेड तर्क के विरोध में जाता है, तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। हमने जो भी किया है हमारे देश के लिए किया है। हमारे देश में मौजूद समस्याओं को हमने हमारे सब्जेक्ट से जोड़कर देखा है, बाय डिफॉल्ट हमें दिखा है। हमारे टीचर्स ने हमारे मन में जो मेंटालिटी क्रिएट की है मैथ्स को समझने की, बहुत अपार प्रेम से हमें हमारी सारी समस्याएं सामने दिख जाती है मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से। इसी कारण से हम उसको बिना मैथ्स के एक्सरे के देख नहीं पाए। हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया वो। यदि आप समझ पाए होंगे तो कृपया कर कुछ लिख के भेजिए नीचे। और इसी के साथ दिस इज योर अर्पित भैया साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।